तुगलक वंश के तीसरे महत्वपूर्ण शासक फिरोज शाह तुगलक के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि इसके पीछे की वीडियो में हमने गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक की उपलब्धियों की चर्चा किए थे, यहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चनों पर ही हमारा फोकस है। आप इसको ध्यान से देखिएगा। कंटेंट बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, न ही आपको ज़्यादा उलझाने की ज़रूरत है। हमारा उद्देश्य है कि सिर्फ आपको वो कंटेंट प्रोवाइड किए जाएं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत का जो इतिहास है बहुत लंबा है, 300-325 साल पुराना है, लंबा है। ऐसी स्थिति में अगर उसको डिटेल में पढ़ा जाए तो बहुत विस्तृत हो जाएगा, लेकिन वह सिविल के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके लिए जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो उसमें से बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस निकल करके आते हैं, उन्हीं को फोकस करके हमने जो है ये वीडियो बनाया हुआ है। तो आइए देखते हैं फिरोज शाह तुगलक किन परिस्थितियों में सुल्तान बना। जैसे कि कल हमने चर्चा किया था कि मोहम्मद बिन तुगलक की 1351 ईस्वी में थट्टा बंदरगाह पर मृत्यु हो गई। हालांकि अपनी मृत्यु के पूर्व ही उसने फिरोज शाह तुगलक को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। लेकिन फिरोज शाह तुगलक सुल्तान बनने का इच्छुक नहीं था, वह सुल्तान बनने में उसकी रुचि नहीं थी। उसकी मृत्यु के बाद जब अमीरों ने उसको यह पद ऑफर किया तो पहले तो इसने साफ इनकार कर दिया, लेकिन जब लोगों ने इस पर दबाव बनाया कि अब नेतृत्व तो आपके अलावा कौन संभालेगा, तो ऐसी स्थिति में इसने सुल्तान बनने का निर्णय लिया। फिर इसने दिल्ली में अपना राज्याभिषेक कराया और फिरोज शाह तुगलक की उपाधि धारण की। सुल्तान चूँकि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत की जो राजनीतिक परिस्थितियाँ थी वो विखंडनकारी हो चुकी थी। पूरा का पूरा जो दक्षिण भारत था दिल्ली सल्तनत से अलग हो चुका था। पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत में भी जगह जगह विद्रोह हो रहे थे। ऐसी स्थिति में इसने स्थितियों को संभालने का प्रयास किया, लेकिन वास्तविकता ये थी कि इसमें सैनिक प्रतिभा नहीं थी। इसलिए इसने दक्षिण की तरफ तो कोई फोकस ही नहीं किया और उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों पर इसने असफल सैन्य अभियान किया, लेकिन इसे किसी भी सैनिक अभियान में कोई सफलता नहीं मिली। और इसी के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण घटना घटित हुई कि जौनपुर, जो अभी दिल्ली सल्तनत का अंग था, अब एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हो गया। एक क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि जौनपुर राज्य किस सुल्तान के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत से अलग हुआ था। तो इस चीज़ को आपको विशेष ध्यान देना है, याद रखना है कि जौनपुर राज्य की स्थापना या जौनपुर के स्वतंत्र राज्य की स्थापना, जहाँ पर सरकी वंश स्थापित हुआ था, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, जौनपुर के स्वतंत्र राज्य की स्थापना फिरोज तुगलक के शासनकाल में, फिरोज तुगलक के शासनकाल में इब्राहिम मलिक सरवर ने किया था। उसने जो है मलिक सरवर ने किया था। इसने जो है सरकी वंश स्थापित किया। उस वंश का नाम दिया सरकी वंश या सरकी डायनेस्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान देना है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जौनपुर के स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की, इसका आंसर होगा मलिक सरवर। ठीक है, उसने सरकी वंश वहाँ पर स्थापित किया था। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि किस सुल्तान के शासनकाल में जौनपुर दिल्ली सल्तनत से अलग हो गया, इसका आंसर होगा फिरोज तुगलक। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखना है। हमारा यहाँ पे फोकस जौनपुर नहीं है, हमारा फोकस पूरा दिल्ली पर है। लेकिन चूँकि जौनपुर का एक राजनीतिक महत्व है और उनमें से कहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना होती है उसमें हमें देखेंगे। तो पहली महत्वपूर्ण जो घटना हुई फिरोज तुगलक के शासनकाल में कि जौनपुर राज्य दिल्ली सल्तनत से अलग हो गया। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने, जैसे मैंने बताया कि इसने जो है बंगाल पर, सिंध पर, लाहौर पर सैन्य अभियान किया, लेकिन इसके कोई भी सैन्य अभियान सफल नहीं रहे। कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि फिरोज शाह तुगलक में सैनिक प्रतिभा नहीं थी, इसीलिए इसने अपने शासनकाल में कभी कोई सफल सैन्य अभियान नहीं किया। तो ये इसकी सैनिक प्रतिभा की बात की चर्चा हो गई। इससे ज़्यादा फिरोज तुगलक पे कोई क्वेश्चन सैनिक प्रतिभा पर नहीं बनेगा। अब उसका एक दूसरा पक्ष था। अगर प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखा जाए
तो फिरोज तुगलक एक योग्य शासक था। वह स्वयं विद्वान भी था, विद्वानों को संरक्षण भी देता था। ये सारी प्रतिभाएं उसमें थी, सिर्फ और सिर्फ सैनिक प्रतिभा नहीं थी। तो आइए देखते हैं कि अगर उसमें प्रशासनिक प्रतिभा थी तो उसने दिल्ली सल्तनत में अपने शासन के दौरान कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए। तो इसकी अगर कार्यों की अगर चर्चा करें तो पहली बात, प्रशासनिक रूप में इसने जो कार्य किया, इसने प्रशासन के कई महत्वपूर्ण विभागों की स्थापना की। एक क्वेश्चन पूछा भी आता है कि ये विभाग है, विभाग की स्थापना किसने की। तो इसने कुछ प्रशासनिक विभाग बनाए थे, हम उसको यहाँ पर लिख देते हैं। तो फिरोज शाह तुगलक ने जो है ये दास प्रथा, दास विभाग की स्थापना किया था। और इसने जो है एक दीवान ए खैरात एक विभाग था, इसे कहते थे दान विभाग। पहले दान विभाग लिख लीजिए, दान विभाग की स्थापना किया था। इस विभाग के स्थापित करने का जो उद्देश्य था कि जो समाज के गरीब लोग हैं, खास तौर से मुस्लिम समुदाय के जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको जो है राज्य की तरफ से मुफ्त में दान दिया जाता था। तो एक खैरात विभाग स्थापित किया था जहां पर मुफ्त में लोगों को दान दिया जाता था। तो दीवाने खैरात विभाग की स्थापना किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। यह गुलामों का बहुत शौकीन था, ठीक है। तो इसने जो है दास विभाग स्थापित किया। इसे कहा गया दीवान ए बंदगान, इसे कहा गया दास विभाग। दास रखने का इसे बड़ा शौक था, तो इसने दासों की भर्ती के लिए एक विभाग बनाया जिसे कहा गया दीवान ए बंदगान। ये दूसरा महत्वपूर्ण प्रशासनिक विभाग था। तीसरा, इसने जो है दार उल सफ़ा, दार उल सफ़ा चिकित्सा विभाग की स्थापना की थी। चिकित्सा विभाग मतलब इसमें लोगों के इलाज के लिए उसने एक विभाग स्थापित किया जहां पर लोगों को दवाइयां दी जाती थी, तो उसके लिए एक विभाग स्थापित किया, इसे कहा गया दारुल सफ़ा। और इसे निर्माण में बड़ी रुचि थी, तो इसने जो है एक निर्माण विभाग बनाया था जिसे कहा गया दीवान ए इमारत, निर्माण विभाग ये कहता है निर्माण विभाग। आज के डेट में इसको कह सकते हैं PWD, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। ये क्वेश्चन IAS से पूछा आ चुका है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने PWD विभाग की स्थापना की थी। एक क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए आता है वास्तव में निर्माण कार्य। तो इस तरीके से इसने ये जो है 4 महत्वपूर्ण विभाग स्थापित किए। और अगला जो इसने काम किया, चूँकि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो दिल्ली सल्तनत की जो अर्थव्यवस्था थी वो काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए इसने कई उपाय किए। राज्य की इनकम हो, इसके लिए इसने दिल्ली के चारों ओर 1200 बाग लगवाए। इसने जो है दिल्ली के चारों ओर 1200 बाग लगवाए और वो जो है आय के एक स्रोत बने। दूसरा, इसने एक महत्वपूर्ण कार्य किया था कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो तकाबी ऋण किसानों को दिया जाता था उसने उसको बंद करा दिया। तकाबी ऋण को देने की प्रथा को इसने समाप्त किया। इसने तकाबी ऋण देने की प्रथा को समाप्त कर दिया। इसने जनता से वसूल किए जाने वाले 24 प्रकार के करों को समाप्त किया था। जनता से जो तमाम प्रकार के कर अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कई प्रकार के कर, एक्स्ट्रा कर लगाए गए थे जो शरीयत के विरुद्ध थे।
तो ऐसी स्थिति में जब यह सुल्तान बना तो उसने उन सभी करों को समाप्त कर दिया जो शरीयत के अगेंस्ट थे। इसने जनता से सिर्फ और सिर्फ 4 कर वसूल किए, जिसे इस्लामिक कर कहाता है। इसने जनता से सिर्फ जो है जजिया, ज़कात, खुम्स और खराज, यही ये इस्लामिक कर थे। ये चारों जो कर थे ये इस्लामिक कर थे। इस पर हम पहले की वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। इस्लामिक कर थे जिसे सुल्तान को वैधानिक रूप में वसूल करने का अधिकार प्राप्त होता था, और इन्हीं इस्लामिक करों को इसने जनता से वसूल किया। बाकी सभी करों को इससे समाप्त कर दिया था। लेकिन राज्य की आय के लिए इसने और उपाय किए थे। और उपाय में पहला मैंने बता दिया कि इसने दिल्ली के चारों तरफ 1200 बाग लगाए। जब बगीचे तैयार हो गए तो उन फलों को बेच करके राज्य की राजस्व की आय होने लगी। उसके साथ साथ जैसे कि गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में कृषि राज्य की आय के लिए कृषि क्षेत्र के विस्तार पर बल दिया गया था, तो उस काम को इसने भी आगे बढ़ाया। इसने भी कृषि क्षेत्र का विस्तार किया, और गयासुद्दीन तुगलक ने सिर्फ एक नहर बनवाया था। इसने दिल्ली सल्तनत में नहरों का जाल बिछवा दिया, कई नहरें बनवा दी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसने दिल्ली सल्तनत में इसने मतलब फिरोज ने, इसने जो है नहरों का जाल बिछवाया। नहरों का जाल मतलब कई नहरों का निर्माण कराया। जब नहरें बन गई तो जो बंजर भूमि थी, जो असिंचित क्षेत्र था, वहाँ तक इसने पानी पहुँचाने की व्यवस्था स्थापित की। जब वहाँ तक पानी पहुँचने लगा तो वहाँ पर कृषि कार्य उत्पादन शुरू हुआ। जब उत्पादन शुरू हुआ तो राज्य की आय ऑटोमेटिक बढ़ गई। इसके शासनकाल में 6 करोड़, इसके शासनकाल में 6 करोड़ और 85 लाख टंका वार्षिक राजस्व की वसूली होती थी। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्व की वसूली होती है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 6 करोड़ 85 लाख टंका वार्षिक राजस्व की वसूली इसके शासनकाल में होती। इसका मतलब कि इसके शासनकाल में धन की कोई कमी नहीं थी। और ये धन की कोई कमी इसलिए नहीं हुई क्योंकि यह प्रशासनिक रूप में यह योग्य व्यक्ति था, प्रतिभाशाली व्यक्ति था। उसने उन सारे उपायों को किया जिससे राजस्व की आय हो या राज्य की आय में वृद्धि हो, और उन सारे उपायों को इसने किया। इसने कृषि क्षेत्र के विस्तार के लिए जैसे कि इसने विस्तार कराया। इसने भूमि की माप नहीं कराई, लेकिन अनुमान के आधार पर ही जो है भूमि कर वसूल किया, और इसके द्वारा किए गए उपायों का परिणाम था कि राजकोष भर गया। कई इतिहासकार इसके बारे में कहते हैं कि इसके शासनकाल में जनता सुखी थी, जनता के पास पर्याप्त जो है संसाधन थे, कोई जो है कहीं शिकायत नहीं मिलती, कोई जनता सफ़र कर रही हो। जैसा कि इसके पहले मैंने बताया कि इसने जो है राज्य की तरफ से तमाम उपाय किए थे, जो गरीब जनता है उनको राज्य की तरफ से उनको जो है सहायता दिया जाए। ठीक है, निर्माण कार्य पे कार्य फोकस किया था, तो रोजगार की कोई कमी नहीं थी। ठीक है, बस इसमें जो कमी थी वो सैनिक प्रतिभा की थी, जिसको हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। बाकी आप कह सकते हैं कि फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का एक योग्य शासक था। ठीक है, अब इसने और जो काम किया, अगर इसको और देखा जाए तो एक कहा है कि फिरोज तुगलक के शासनकाल में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला था। फिरोज शाह के शासनकाल में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला था। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है? तो इसके संदर्भ में एक जिक्र आता है कि सैनिकों की भर्ती करते समय जब दीवाने अर्ज में जो सैनिक होता अपने घोड़े को लेकर के जाता था, तो घोड़े की क्षमता को देख करके ही उसके वेतन का निर्धारण किया जाता था। तो एक बार कोई सैनिक जब अपने घोड़े को लेकर के गया तो उसे
दीवान अर्ज विभाग ने रिजेक्ट कर दिया कि यह घोड़ा लड़ने के लायक नहीं है। फिर यह वह व्यक्ति सुल्तान के पास गया। सुल्तान ने उसे एक सिक्का दिया, उससे कहा कि ले जा करके तुम उस व्यक्ति को दे दो तो वह जो है तुम्हारे घोड़ों की भर्ती कर लेगा। तो ऐसी स्थिति में आप कह सकते हैं जब भ्रष्टाचार में सुल्तान स्वयं लिप्त हो जाए तो ऐसी स्थिति में जो राज्य के अधिकारी होंगे, जो कर्मचारी होंगे, उनकी स्थिति क्या होगी। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि फिरोज तुगलक के शासनकाल में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला था। इस तरीके से अगर देखा जाए तो 1351 ईस्वी से 1388 ईस्वी तक फिरोज शाह तुगलक ने शासन किया और उसने दिल्ली सल्तनत के विकास के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। लेकिन 1388 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। जब 1388 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई तो इसकी मृत्यु के बाद तुगलक वंश में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया जो सुल्तान के रूप में दिल्ली सल्तनत को एक दिशा दे सके। हालांकि इसके बाद 4 सुल्तान क्रम से आए, 10 साल के 88 से 94 के बीच जो है 4 सुल्तान आए और गए, लेकिन वे जो है दिल्ली सल्तनत को संभाल नहीं पाए। जो उलेमा वर्ग था, जो अमीर वर्ग था, वे सारे सुल्तान उनके जो है षड्यंत्रों के शिकार हुए। 1394 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद सुल्तान बना। नसरुद्दीन महमूद सुल्तान हुआ और दुर्भाग्य से यही तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान हुआ। इसी के शासनकाल में 1398 ईस्वी में मंगोल आक्रमणकारी तैमूर लंग ने दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण किया। उसके आक्रमण के समय जो सुल्तान था वह अपने मंत्री मल्लू इकबाल के साथ दिल्ली छोड़कर के भाग गया। ऐसी स्थिति में तैमूर लंग 15 दिन तक दिल्ली में रहा। उसने दिल्ली में लूटपाट की, वहाँ के नागरिकों का कत्ल किया। उसके बाद दिल्ली को लूट करके वह वापस अपने देश चला गया। जब तैमूर लंग वापस चला गया तो उसके वापस जाने के बाद मल्लू इकबाल और सुल्तान दोनों पुनः दिल्ली आए। अब तक दिल्ली सल्तनत की सीमाएं सिकुड़ करके 20 मील दायरे के अंतर्गत रह गई थी। तो उस समय इतिहासकारों ने एक जो है स्टेटमेंट दिया, एक स्लोगन दिया कि दिल्ली के शाह की आलम दिल्ली से पालम तक है। तो ये जो स्लोगन है यह नसरुद्दीन महमूद तुगलक के संदर्भ में कहता है। इसमें मैं लिख दे रहा हूँ, दिल्ली के शाह की आलम दिल्ली से पालम तक है। दिल्ली से पालम तक है। इसका मतलब हुआ कि दिल्ली सल्तनत की जो चकाचौंध थी, जो वैभव था, दरबार को जिस तरीके से जो है सज्जित किया गया था, दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद जिस तरीके से गुलाम वंश के सुल्तानों ने, खिलजी वंश के सुल्तानों ने और तुगलक वंश के सुल्तानों ने जिस तरीके से दिल्ली को वैभवशाली बनाया था, उसी दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में तुगलक वंश के समय दिल्ली सल्तनत का जो वैभव था वह बिल्कुल जाता रहा, उसका पतन होता रहा। दिल्ली के सुल्तान के राज्य की सीमा सिकुड़ करके 20 मील दायरे के अंतर्गत रह गई और उस पर लोग जोक करना शुरू कर दिए। तो उसी के संदर्भ में कहा गया है दिल्ली के शाह की आलम दिल्ली से पालम तक है। और उसके बाद मल्लू इकबाल और सुल्तान के बीच वैचारिक मतभेद हुआ। उस मतभेद का परिणाम हुआ कि दोनों युद्धरत हो गए। 1312 ईस्वी में उसकी सुल्तान की मृत्यु हो गई। सुल्तान की मृत्यु के बाद फिर महमूद नामक एक व्यक्ति दिल्ली सल्तनत गद्दी पर बैठा, लेकिन उसी समय खिज्र खान ने दिल्ली पर आक्रमण किया और उसने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और यहाँ पर तुगलक वंश समाप्त हो गया। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि दिल्ली तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान नसरुद्दीन महमूद तुगलक। दूसरा क्वेश्चन आता है, तैमूर लंग ने किस सुल्तान के शासनकाल में दिल्ली पर आक्रमण किया था? उसका आंसर होगा
नसरुद्दीन महमूद तुगलक कब किया? 1398 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन आता है कि तैमूर लंग कितने दिन तक भारत में रहा? तो आपको याद करना पड़ेगा कि वह 15 दिन तक भारत में रहा। ये टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, बाकी गाइडों में हमने देखा है कहीं 18 लिखा हुआ, कहीं 21 लिखा हुआ है। ये आंसर गलत हो जाएगा। आपको ध्यान देना है कि तैमूर लंग करीब 15 दिन दिल्ली में रहा। उसने दिल्ली को लूटा और लूटने के बाद वापस अपने मुल्क चला गया। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है तुगलक वंश समाप्त हो रहा है। अब तुगलक वंश से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस हमने PDF में दिए हुए हैं। आगे इस पर हम जो असाइनमेंट बना करके देंगे। जो